मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। जो इंटरव्यू प्रोग्राम के क्लासेस चल रहे थे उसी के तहत ये चौथा आपका क्लास है। आज इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन पहलू पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 14th जेपीएससी मेंस के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। उसमें आंसर राइटिंग भी चल रहे हैं, प्लस क्लास भी चल रहे हैं चारों जीएस पेपर्स के। प्लस प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस पहले से ही चल रहे थे। सीडीपीओ मेंस के क्लासेस तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन जिनको नोट्स वगैरह की जरूरत होगी एलएसडब्ल्यू या जीएस1 जीएस2 वो जुड़ सकते हैं 1 मंथ के शुल्क पर। इसको दिया जा रहा है अभी फिलहाल, चूंकि एग्जाम में बहुत कम समय है इस कारण। इसके अलावा 11th जेपीएससी इंटरव्यू के प्रोग्राम भी आपके रनिंग में हैं, जिसमें नोट्स दिए जा रहे हैं, क्लास दिए जा रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं। और 14वीं जेपीएससी प्री के बारे में मैंने बता ही दिया। इसके अलावा सीडीपीओ के मॉक टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। जिनको लगता है कि दे पाएंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर दो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे हर पेपर के। इट मीन्स टोटल 8 मॉक टेस्ट सभी पेपर्स के आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग जेपीएससी इंटरव्यू के चौथे क्लास पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि 3 क्लास में अलग अलग पहलुओं पर हमने चर्चा की। जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है उस पर आपको कमांड रखना है। कम से कम पहले, दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस पर अच्छी खासी कमांड रखिए। और कोई भी दिक्कत होती है आपको तैयारी करने, इंटरव्यू की तैयारी करने में, तो आप निश्चित रूप से रेनेसा आईएएस से जुड़ सकते हैं। वहां पर नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, प्रैक्टिस भी करा दिए जाएंगे। आफ्टर एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों इंटरव्यू की व्यवस्था आपके लिए इस बार हम की गई है रेनेसा आईएएस के द्वारा। निश्चित रूप से आप लोग इसका लाभ उठाएं। लेकिन ये कभी भी दिमाग में मत लाइए कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं की जाती है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए और सही तरीके से तैयारी कीजिए। केवल समय को नष्ट नहीं करना है तैयारी के नाम पर, प्रैक्टिस भरपूर करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना है। पॉजिटिव हो करके प्रैक्टिस कीजिए कि रिजल्ट आएगा। आपने एवरेज दिया हो, अच्छा दिया हो, निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आफ्टर रिजल्ट आपको समय नहीं मिल पाएगा। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है बायोडाटा के रूप में भी आप जानते हैं, प्लस हॉबी सेक्शन हुआ, यानी कि आपके लाइफ हिस्ट्री से ही आपके बहुत सारे प्रश्न वहां पर बनते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे जेपीएससी आपका बायोडाटा पूछेगा या बायोडाटा डिमांड करेगा, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे पहलू आपके बायोडाटा से होते हैं जहां से बहुत सारे प्रश्न होते हैं। 20, 30, 40% क्वेश्चन जो है वहीं से रहते हैं। इसके अलावा करेंट इश्यूज से भी प्रश्न होते हैं। वहां डेली रात को 9 बजे क्लास होते हैं, वहां रेगुलर डिस्कशन चल रहा है। यूट्यूब के माध्यम से भी मैं करंट इश्यूज पर भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। कुछ करंट इश्यूज पर मैंने चर्चा किया भी है। यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, आई कांटेक्ट के बारे में मैंने पिछली बार बताया था। बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। बॉडी लैंग्वेज जो होना चाहिए आपका नेचुरल होना चाहिए, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से आपके चलने के तरीके से, आपके बोलने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उठने के तरीके से, हर तरीके से आपके कॉन्फिडेंस दिखने चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू रूम में दाखिल होते हैं और अनुमति लेकर के अपने चेयर के समीप बैठते हैं, हड़बड़ाहट आपके चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अभी तैयारी करेंगे। बेहतर तरीके से वर्तमान में तैयारी कीजिए। सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होता है, मॉक इंटरव्यू का भी तैयारी करना है। जब भी इंटरव्यू रूम में आप प्रवेश करते हैं, वहां बोर्ड के मेंबर्स बैठे रहते हैं। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कभी कभी 2 भी रहते हैं, है ना। उससे आपको मतलब नहीं है। उनको विश वगैरह कर देना है, उसके बाद आप खड़े रहना है। जैसे ही अनुमति मिलती है अपने चेयर पर बैठ जाइए। अपने थाई पर आप रख सकते हैं हैंड को, क्लियर, थाई पर हैंड को रख सकते हैं। एकदम नॉर्मल रहिए। ऐसा नहीं कि बोलते समय हाथ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ओर उंगली जो आपके फिंगर्स हैं उनकी ओर नहीं जाए, उनका बस थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। लेकिन नेचुरल वे में आपका जो भी मूवमेंट हाथ का होगा होने दीजिए, उस सबसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने जहां पर आपके थाई के ऊपर आप अपना रख सकते हैं, लेकिन नेचुरल वे में हाथ इधर उधर होगा, आराम से होने दीजिए, क्लियर। और इस दौरान कान को खुजली करना, माथा को खुजली करना, है ना, इधर छूना उधर छूना, ये सबको नहीं करना है। बस इसका ध्यान रखिएगा। फिर बॉडी लैंग्वेज सब आपका फिट रहेगा, टेंशन मत लीजिए। और कुछ जो सेक्शन है इंटरव्यू रूम में ध्यान रखने लायक, निश्चित रूप से आने वाले वीडियोज में हम लोग चर्चा करते रहेंगे।
फिलहाल हम लोग बात करते हैं बायोडाटा सेक्शन। इसमें क्या होता है, क्या प्रश्न बन सकता है, उत्तर कैसे देना है। चूंकि आप इंटरव्यू बोर्ड के समीप बैठ रहे हैं, इसलिए सिर्फ तैयारी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जबकि सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जेपीएससी के मेंबर्स होते हैं, वहां पर किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से अपने बातों को रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं चीजों पर रेनेसा आईएएस के जो इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं, इन्हीं चीजों पर भरपूर चर्चा की जाती है। किसी भी मुद्दे पर कैसे बोलना है, अपने मैटर पर कैसे बोलना है, हर पहलू पर, विवादित चीजों पर कैसे बोलना है। आदिवासियों के डीलिस्टिंग के आंदोलन चले थे, क्या डीलिस्टिंग कर देनी चाहिए उन आदिवासियों की जिन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया है, ऐसे मुद्दे पूछे जाएंगे। तलाक से रिलेटेड मुद्दे पूछे जा सकते हैं, आदिम जनजातियों से रिलेटेड मुद्दे पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल बहुत कम रहते हैं, फैक्चुअल रहते भी हैं तो एवरेज किस्म के रहते हैं, जिसमें विशेष आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है। एवरेजली आप ऐसे ही उत्तर दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अंदर जाकर के नर्वस हो जाते हैं तो अपना नाम भी बताने में दिक्कत होगा, वो अलग मैटर है ना। इसलिए नर्वस नहीं होना है, मार्क्स लाना है तो नर्वस नहीं होना है। जो भी पूछा जाएगा आप जानते हैं, अभी भी जानते हैं, उसके बोलने के तरीकों को सिर्फ सीख लीजिए। कोई भी पॉइंट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, निश्चित रूप से आपके पास 2-4 पॉइंट आपके पास मुख्य परीक्षा की तैयारी के कारण ऑलरेडी उपलब्ध होते हैं। बस उसके प्रस्तुतिकरण, है ना, जिस तरीके से मुख्य परीक्षा में प्रस्तुतिकरण का काफी वैल्यू होता है, उसी तरीके से बोर्ड के समक्ष, उनके मेंबर्स के समक्ष आपको किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बोलना है, किस शब्दों का चयन करना है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर इंटरव्यू सब ठीक ठाक रहेगा, तनाव नहीं लेना है। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाटा सेक्शन में। बायोडाटा सेक्शन में कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। एप्लीकेशन पर पूरी तरीके से जो पेड मेंबर्स हैं, नोट्स दे दिया गया है कि कौन कौन से सेक्शन से नोट्स बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उसका प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। और निश्चित रूप से प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। एक अच्छा खासा पार्ट जो आपके इंटरव्यू का होने वाला है, समय व्यतीत 30 से 40% आपके बायोडाटा, हॉबी वगैरह से, आइडियल वगैरह से आपके होने वाले हैं। हालांकि सारे को यहाँ पर बायोडाटा में रखा जा रहा है, जेपीएससी के द्वारा कोई भी बायोडाटा नहीं मांगा जाता है आपसे। हाँ, वहाँ पर कुछ फॉर्म्स भराए जाएंगे, जिस दिन इंटरव्यू रहेगा उससे एक दिन पहले आपको जाना है, कुछ फॉर्म तो जरूर भराए जाएंगे। एक और जो है अपवाद आप ले सकते हैं कि इंट्रोडक्शन आपको बोलने को कहा जा सकता है कुछ विशेष स्पेशल केसेस में। अगर आपकी खोटा, नागपुरी, संथाली वगैरह है, उनको लगता है कि इस कैंडिडेट से चलो संथाली में इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा लिया जाए, खोटा में करवा लिया जाए। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू वालों को जनरली इंट्रोडक्शन बोलने को नहीं कहा जा सकता है। जिनका रीजनल लैंग्वेज है और उनको लगता है कि इनसे बुलवाना चाहिए तो जरूर बुलवा सकते हैं। प्लस आपने गाना, नाचना, ये सब लिखा है कुछ भी हॉबी में, तो गाना गाने को कहा जा सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया कि किस परिस्थिति में आपको बोलने को कहा जा सकता है। इसके अलावा बायोडाटा सेक्शन में जो सबसे पहला चीज आता है, नाम। ओके, नाम तो अपना आपको पता ही होगा, लेकिन इसके साथ जो आपको कर लेना है कि उस नाम के और भी कोई व्यक्ति हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, 1-2 प्रमुख व्यक्तियों का। अब ऐसा नहीं कि लिस्ट निकाल करके बैठ जाइए 40-50 का करने लगे, उतना समय नहीं होता है। 1-2 जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका आप कर सकते हैं। पिता का नाम, माता का नाम, ये सब भी बोलने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्लस जो आपका बर्थ ईयर है, बर्थ डेट है, उस डेट पर अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ हो, है ना, बर्थ डेट जो आपका है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। प्लस अपने नाम का अर्थ को क्लियर रखिएगा। उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन आपका आता है एडुकेशनल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा संस्थान, जहां से आपने किया है, जिस यूनिवर्सिटी से किया है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग झारखंड के यूनिवर्सिटी से आप लोग होंगे जिनका इंटरव्यू कॉल होगा। रांची यूनिवर्सिटी जैसे, तो रांची यूनिवर्सिटी का कुछ आदर्श वाक्य होता है, उसको याद रखना है। उसको स्थापना वर्ष कब था रांची यूनिवर्सिटी का, इसके चांसलर वगैरह कौन है ना, वीसी कौन है, चांसलर नहीं, वीसी कौन है, इस सबको आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, इस सब पर ध्यान दे दीजिएगा। और उसके अलावा जो यहाँ का सब्जेक्ट मैटर होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न कैंडिडेट्स के मन में रहते हैं कि ऑनर्स पेपर से प्रश्न पूछा जाएगा क्या,
तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा, पिछला बार भी मैंने वीडियो में समझाया था, इस बार भी वही चीज बोल रहा हूँ कि जो भी आपका जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के 4-5 पेपर हैं, लोक प्रशासन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, etc, उस पर तो आपका कमांड ऑलरेडी है ना। इनमें से कोई भी ऑनर्स है तो विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपके पास मैथ है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कहीं पर भी आपका कुछ भी आपने ऑनर्स वगैरह किया हुआ है, डिग्री उससे लिया हुआ है, तो हल्की फुल्की ऊपरी स्तर की तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगर आपका 8-10 साल का गैपिंग हो गया, कुछ टफ सेक्शन है, तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एवरेजली आपको हल्का फुल्का जो ऊपरी स्तर का स्टडी करके आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। हालांकि वहां पर अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी, बहुत ही डीप से पूछा जाएगा, सॉरी बोल सकते हैं, ताकि वो सेक्शन जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और दूसरे सेक्शन से क्वेश्चन आए। आप ये भी बोल सकते हैं कि लंबे समय बीत चुका है, उस सब्जेक्ट से मैं कटा हुआ हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं सर, इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, है ना। उपलब्धियां, सम्मान, क्लियर। कुछ उपलब्धियां, सम्मान अगर हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहते हैं बोर्ड को, तो किसी भी क्वेश्चन के उत्तर के दौरान आप बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उस उपलब्धि और सम्मान के बारे में कुछ जानकारी आपके पास है, अन्यथा नहीं बताना है। नौकरी और तैयारी, 2 श्रेणी के कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। एक और श्रेणी को यहां जोड़ देता हूं, हाउसवाइफ्स कम तैयारी, है ना, हाउसवाइफ्स। तो नौकरी, अगर आप नौकरी में हैं तो भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप झारखंड सरकार के अंडर में ही आप सर्विस करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, दोनों स्थितियों में अलग अलग टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। अगर झारखंड सरकार के अंडर में ही आप कोई भी वर्क करते हैं, पूछा जा सकता है कि उस वर्क को छोड़ करके सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। उसके उत्तर पूरी तरीके से तैयार हैं और ये सब आपका लगभग कंफर्म क्वेश्चन है जो भी सर्विस वाले हैं। अगर आप बाहर काम करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि उस वर्ग को छोड़ करके सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आप झारखंड क्यों आना चाहते हैं, प्लस कहीं भी आप सर्विस करते हैं, पूछा जा सकता है कि जो भी आपने सर्विस किया उसका क्या लाभ होगा सिविल सेवा में जब आप सिविल सेवा को ज्वाइन करेंगे। निश्चित रूप से जो शुरू क्लास में मैंने बताया था, जो अधिकारियों का गुण होना चाहिए था, उन गुण में कौन कौन सा गुण आप में डेवलप हुआ है उस सर्विस को करके, है ना। क्या आप में लीडरशिप की डेवलपमेंट हुई है, टाइम मैनेजमेंट की डेवलपमेंट हुई है, कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं, टीम वर्क कर सकते हैं, त्वरित निर्णय ले सकते हैं, उस सर्विस से क्या क्या लाभ हुआ है, कंज्यूमर सपोर्ट आप बेहतर तरीके से दे सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को आपको कलेक्ट कर लेना है। टेक्नोलॉजी के स्तर पर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, मैनेजमेंट के स्तर पर हेल्प कर सकते हैं, उस सारे पॉइंट को कलेक्ट कर लेना है जो आपको सर्विस से लाभ हुआ है। और निश्चित रूप से आपको यहाँ से जो अधिकारियों के गुण होते हैं, सिविल सेवा में जो आवश्यक गुण होते हैं सिविल सेवकों के लिए, उससे कनेक्ट कर देना है। फिर आराम से आप इसके उत्तर दे देंगे कि वहाँ से क्या लाभ होगा, इसकी तैयारी जरूर कर लेंगे। क्लियर। आपके जॉब के नेचर के बारे में पूछा जा सकता है, आप जो वर्क करते हैं उसमें क्या क्या होता है, आपका क्या वर्क है पर्सनली, आपका कुछ खास उपलब्धि रहा हो, ये सब पूछा जा सकता है। उस सब के लिए मेंटली आप रेडी रहेंगे। आपके विभाग की उपलब्धियां पूछी जा सकती है, झारखंड क्यों आना चाहते हैं, सिविल सेवा में क्या यूज है, ये सब प्रश्न आपके बनेंगे। इसके लिए आप रेडी रहें। और जो भी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सर्विस में नहीं है, और उनसे सिंपल सा अगर आपकी गैपिंग कहीं भी रही है, यानी कि बैचलर आपने 5 साल पहले किया था, 3 साल से अधिक आप किया था आपने, तो वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि गैपिंग क्यों रहा। तो गैपिंग जो रहा आपको सही सही बता देना है। लेकिन अगर लंबा गैपिंग है तो आप बता सकते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था। जनरली झारखंड बिहार में होता है कि लंबे गैप्स हो जाते हैं सिविल सेवा की तैयारी करते करते, कई कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। तो बच्चों को पढ़ा रहा था वगैरह बोल दीजिएगा, सिर्फ पढ़ रहा था 10 साल से, ऐसा नहीं बोलना है। क्लियर। लेकिन 2-3 साल का अगर मैटर है तो आप बोल सकते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था, या फिर कुछ भी वर्क कर रहे थे, पढ़ाना ही मैटर नहीं है। अगर कुछ वास्तव में आप प्राइवेट सेक्टर में भी वर्क कर रहे थे तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए उसको।
इसके अलावा हाउस वाइफ्स हैं, उनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्लियर? पढ़ने के बाद आप और क्या क्या किए, पढ़ाई का किस तरीके से यूज किए। अगर लंबा गैपिंग हो गए तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन लंबा गैपिंग नहीं हुआ है, आप बोल सकते हैं पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं सिविल सेवा की भी तैयारी कर रही थी और वर्तमान में मैं साक्षात्कार के लिए आमंत्रित की गई हूँ, इत्यादि आप बोल सकते हैं। ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, जो सही है बताइए, बाकी हर जगह। निवास स्थान से भी प्रश्न रहते हैं, मेंटली रेडी रहिए उसके लिए भी। इट मीन्स अगर आप झारखंड के हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट आपका होगा होम डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखिए। प्लस अगर कहीं और आप वर्क कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट तो उस स्टेट के बारे में भी एक एवरेज जानकारी रखिए। राजधानी हुआ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कुछ जनसंख्या वगैरह, हल्का फुल्का जानकारी, या कुछ पर्यटन स्थल को स्पेशली, कल्चरल पक्ष को स्पेशली ध्यान दीजिएगा, गीत नृत्य, पर्यटन स्थल। और अगर आप झारखंड के ही हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट की जगह कोई और डिस्ट्रिक्ट दो आपका पता है तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी आपको रखना है। डीसी हुए, एसपी हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, कुछ प्रमुख घटनाएं हाल फिलहाल की उस डिस्ट्रिक्ट की, वो आपको तैयारी रखना है। प्लस अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि वहाँ के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक महत्व के बारे में, वहाँ के जनजातियों के बारे में, ये सब जानकारी आपको एवरेजली रखनी है। वहाँ के क्या समस्याएं हैं, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, उनकी जानकारी आप रखेंगे डिस्ट्रिक्ट के बारे में। और अगर आउट ऑफ स्टेट वाले कोई कैंडिडेट इंटरव्यू में पहुँचते हैं तो झारखंड के साथ साथ उनको अपने स्टेट के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। ठीक है? इसके अलावा वैवाहिक संबंधों से भी पूछा जा सकता है, वैवाहिक स्थिति स्टेटस से भी पूछा जा सकता है कि आपके मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर आप विवाहित हैं या नहीं हैं, आप लव मैरिज को पसंद करते हैं या अरेंज्ड मैरिज को पसंद करते हैं, इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप ETC के बारे में प्रश्न आपके रह सकते हैं, है ना। रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष। क्लियर? इन सारे चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके बायोडाटा से प्रश्न बन सकते हैं वो आइडियल से आपके बन सकते हैं कि आपके आदर्श कौन हैं। आदर्श का अर्थ इमोशनली आपको नहीं देना है, आपके जीवन में हर पल वैल्यू ऐड करने वाले व्यक्ति को ही अपना आदर्श बनाना है। सिर्फ आपके जीवन का ही महत्व उस व्यक्ति का न हो, सामाजिक रूप से भी उसका महत्व हो, यह और बेहतर आपका आइडियल होता है। ये नेशनल स्टेट लेवल के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं, आपके बाहर पड़ोस कोई भी हो सकते हैं। आइडियल के दौरान आपको बस यही ध्यान रखना है कि उनके द्वारा लाइफ में आपका चेंजिंग कुछ किया गया है। जीवन में जब भी आप कुछ गलत कर रहे थे उनके द्वारा सही रास्ते पर लाया गया है, और उनको आपने इस रूप में देखा है कि जहाँ तक हो सके बाकी लोगों के जीवन में भी वो वैल्यू ऐड करने का प्रयास अपनी सीमाओं के अनुसार करते रहते हैं। ठीक है? ऐसे व्यक्ति को आइडियल आप बना सकते हैं, और उनका लेवल इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, आपके मोहल्ले का लेवल का भी हो सकता है। क्लियर? उसके अलावा जो हॉबी सेक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपका हॉबी नेचुरल होना चाहिए, चुना नहीं जाता है कि इस हॉबी को चुन लेते हैं। ठीक है? हॉबी से जो आपके बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है, तो हॉबी के मतलब को पहले समझिए। हॉबी वह चीज़ होता है जो आपके अंतर्निहित गुण होते हैं। क्लियर? जो नेचुरली, जिसमें आप जब शुरू करते हैं अपने हॉबी वाले फंक्शंस को करना, वर्क को करना, तो आप उसमें खो जाते हैं। प्लस उसका कुछ आर्थिक वैल्यू हो, प्लस और बेहतर होगा अगर सिविल सेवा में आपके हॉबी का कुछ वैल्यू हो। यानी कि जो बोर्ड मेंबर के द्वारा पूछा जा सकता है कि आपने हॉबी रखा है तो इसका सिविल सेवा में क्या यूज होगा, इसके 2-4 पॉइंट आपको बताने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर? इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। भले ही ये आपका जीवन इतिहास है, लाइफ हिस्ट्री है, ये आप ही का हॉबी है, हर चीज़ आपका है, फिर भी कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करने के लिए ज़रूर याद कीजिए। 2-3 पॉइंट फिक्स याद कीजिए। जो आपका नेचुरल है उसी को याद कीजिए, उसको नेचुरल वे में बोलने का कोशिश कीजिए। 2-3 पॉइंट याद रहेगा, बाकी 4-5 पॉइंट खुद से उस समय आपका आ जाता है, कोई टेंशन नहीं लेना है।
इसके अलावा आपके सबल पक्ष और दुर्बल पक्ष पूछे जा सकते हैं। क्लियर? 3 सबल पक्ष बताइए, 3 दुर्बल पक्ष बताइए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके लिए आप रेडी रहेंगे। उसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए भी प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर आप महिला हैं तो महिलाओं में बहुत सारी श्रेणियां हो सकती हैं। अल्पसंख्यक महिलाएं, कामकाजी महिलाएं, जनजातीय महिलाएं, उनके कुछ विशिष्ट प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे उनके लिए आपको रेडी रहना है। उनके क्षेत्र के, उस धर्म के, उस समाज के, उस वर्ग के कुछ विशेष समस्याएं होती हैं, कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं, वहाँ से प्रश्न रह सकते हैं। विवादित मुद्दों पर प्रश्न को आपको डाला जा सकता है आपके समक्ष। सबका शांतिपूर्वक उत्तर देना है, तनाव नहीं लेना है। चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए, आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। महिलाओं के अलावा आपका, महिलाओं में ही एक ग्रुप होता है आपका हाउस वाइफ्स, उनसे कुछ अलग टाइप के प्रश्न बन सकते। आप किसी भी श्रेणी में हैं, थोड़ा देर बैठिए, 3-4 क्वेश्चन दिमाग में निकल जाएंगे, उसके फिर उत्तर 2-3 पॉइंट तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जनजातीय वर्ग के कैंडिडेट से उनकी जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है, उनके समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। आदिम जनजाति हैं तो विशेष रूप से भूखमरी वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, उनके अस्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है। आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आदिम जनजातियों के लिए क्या करेंगे, आदिम जनजातियों की ऐसी स्थिति क्यों हो गई है, सरकार जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है, बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो अल्पसंख्यक से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यूसीसी पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाबरी मस्जिद, श्री राम मंदिर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 तलाक पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हर प्रश्न का बहुत ही सहजता के साथ आपको शांतिपूर्ण दिमाग से उत्तर देना है। हर प्रश्न का उत्तर होता है और हजारों उत्तर होता है इंटरव्यू में, तर्क सहित देना है। उसके अलावा जो जॉब वाले होते हैं उनके कुछ विशेष प्रश्न होते हैं जिस पर बहुत सारे चर्चा की जा चुकी है। क्लियर? तो आपके इंट्रोडक्शन में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया है, इसके क्वेश्चन बना लिया है आपने, इसके उत्तर बना लिया है, तो आप अपने बायोडाटा के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। किसी भी प्रश्न का उत्तर आप देने को सक्षम हैं। बहुत जल्द ही मैं हॉबी पर भी चर्चा करूंगा, उसी में आरडीएल पर भी चर्चा कर दूंगा। करेंट इश्यूज का तनाव नहीं लेना है। जो भी करेंट में आपके मामले आ रहे हैं उस पर अपना एक सिंपल विचार रखिए। चाहे नीट का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, संथाल परगना में घुसपैठियों का मामला हो, गिग वर्कर्स का मामला हो, जो भी हाल में आए हैं, सारे के सारे चीज़ पर अपना एक पक्ष होना चाहिए। और कुछ ट्रेडिशनल टाइप के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्षेत्रीयता, जातीयता, आतंकवाद, आरक्षण, सांप्रदायिकता। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हो गया तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, सांप्रदायिक दंगा ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप हिंदू ऑफिसर हैं, आप मुस्लिम ऑफिसर हैं, किस तरीके से आपका व्यवहार रहेगा आम जनता के साथ, आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे, महिलाओं और बच्चों की। सड़क जाम हो गया है तो आप कैसे उस मैटर को सॉल्व करेंगे, आप ऑफिस में हैं, घेराव हो गया है तो क्या करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपके प्रश्न, सिचुएशनल प्रश्न, केस बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी से नहीं घबराना है। और जिनको भी परेशानी फील होती हो तुरंत ज्वाइन कीजिए, वहाँ क्वेश्चन आंसर सारे फॉर्म में आपके दिए गए हैं, प्लस क्लास भी रेगुलर होते हैं, हर दिन रात को 9 बजे होते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और अगला इंटरव्यू का क्लास बहुत जल्द मैं देने की कोशिश करूंगा। 2 अगस्त से CDPO मुख्य परीक्षा की एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं JPSC के द्वारा। चूँकि आप लोगों को समय बहुत कम मिला है, लेकिन जितना भी समय मिला है एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, क्योंकि सभी के लिए लगभग यही सिचुएशन है। किन्हीं की भी तैयारी ऐसी नहीं हो पाई है कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। इसलिए जो भी 10 दिन बचा हुआ है अपना बेहतर देने का प्रयास कीजिए। उस एग्ज़ाम के लिए भी शुभकामनाएं।